हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। और आज वेव ऑप्टिक्स का नया वीडियो लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी। देखिए, हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो वैसे पढ़ लिया है रे ऑप्टिक्स में, लेकिन चूंकि हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ हम ये मान चल रहे हैं लाइट इज प्रोपेगेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। तो अगर आपने पहला वीडियो लेक्चर, जो बेसिक वीडियो लेक्चर था वेव ऑप्टिक्स का, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था, हाइगेंस वेव थ्योरी दी थी, किस तरह से वेव फ्रंट आगे से आगे प्रोपेगेट होता है, ये सारी चीजें बताई थी। वेव फ्रंट पे रे ऑफ प्रोपेगेशन या रे ऑफ लाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारा पहला वीडियो लेक्चर वेव ऑप्टिक्स का जरूर देखें और उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को देखें, एंड तक देखें। दोनों ही टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, गिव हाइगेंस प्रिंसिपल फॉर वेव प्रोपगेशन एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बड़ी सावधानी से वीडियो देखें और उसको समझने का प्रयास करें। साथ ही साथ कॉपी पेन लेके बैठें और नोट्स भी बनाते रहें। तो चलिए बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी। तो पहले हम करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन देन रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन आप सब लोग जानते हैं, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन इट रिबाउंड्स बैक इन द सेम मीडियम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो वो तो एक रे हम बनाते थे, वहां पर इस तरह से रे आ रही थी और रिफ्लेक्ट होकर रे जा रही थी। अब यहां पर रे नहीं आएगी, मतलब रे भी आएगी, मतलब हमें वेव फ्रंट को इंसिडेंट कराना है और वेव फ्रंट को ही रिफ्लेक्ट कराना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां डेरिवेशन ऐसा कुछ खास नहीं है, मेन फोकस आपको डायग्राम पे करना है। बच्चा क्या डायग्राम गलत बता देता है, डायग्राम अगर आपका सही बन गया मतलब कुछ भी नहीं है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर प्रूव करना है। तो डेरिवेशन में कुछ नहीं है, 3 लाइन में आप समझा देंगे, बस मेन फोकस किस पे करना, डायग्राम पे। जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको वेव फ्रंट बताया था, मैंने क्या बताया था, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है इस तरह से, राइट। तो वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट पे रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर होती, तो वेव फ्रंट ये होगा आपका, ये ए बी आपका वेव फ्रंट बनेगा, राइट। ये ध्यान रखना। कई बार बच्चा क्या करता है, जैसे हमने ये थोड़ा वेव को हमने किसी एंगल से ले लिया रे को, अब वेव फ्रंट कौन सा होगा, ये वाला वेव फ्रंट होगा। मतलब वेव फ्रंट जो है ना, वेव फ्रंट पर रे परपेंडिकुलर होती है, ध्यान रखना। बच्चा क्या करता है, रे तो इस तरह से बना दिया, अब वेव फ्रंट ये है एक्चुअली, लेकिन बच्चा कैसे कहता है ये वेव फ्रंट है। अरे ये वेव फ्रंट कैसे हो सकता है, ये वेव फ्रंट नहीं हो सकता, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये वाला वेव फ्रंट है, ये नहीं है, ये वाला वेव फ्रंट है, ये समझ गए ना। तो ये वेव फ्रंट है, ये ध्यान रखना। तो और कुछ भी नहीं है इसमें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने डायग्राम ऑलरेडी बना दिया है, हमने डायग्राम बोर्ड पे बना रखा है। तो देखिए हम थ्योरी भी साथ साथ लिखेंगे, आपको भी कॉपी करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए जेड जेड डैश एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें एक प्लेन वेव फ्रंट को इंसिडेंट कराना है ऑब्लिक, ऑब्लिक का मतलब किसी एंगल से। भाई रिफ्लेक्शन क्या होता है, इस तरह से एक रे आई, या आपने नॉर्मल डाला और ये रिफ्लेक्ट होकर चलेगी। अब यहां तो एक रे की बात थी, अब हमें वेव फ्रंट इंसिडेंट कराना। वेव फ्रंट बताने के लिए एटलीस्ट आपको 2 रे तो ड्रॉ करनी पड़ेगी। जब तक आप इस तरह से 2 रे नहीं बनाएंगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा ये वेव फ्रंट है। भाई ये 2 रे मतलब ये वेव फ्रंट इस तरह से आगे बढ़ रहा है, ऐसे करके देखो, समझ गए ना, ऐसे करके। तो बस आपको यही देखना है। अब यहां पर देखिए डायग्राम में ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही, पैरेलल बीम ऑफ लाइट दिख रही, इसका मतलब हमारा जो वेव फ्रंट है वो ये है। ये जो पेन देख रहे हैं ना, ये वेव फ्रंट है। तो देखो वेव फ्रंट इस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये देखो ये देखो। जैसे ही वेव फ्रंट आगे बढ़ा, थोड़ा सा यहां पर भी गड़बड़ है, मैं आपको एग्जैक्ट सही कर दूं। इस तरह से तो हम देख रहे हैं कि ए बी जो है ना, ये ए बी एक प्लेन वेव फ्रंट है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ऑब्लिक इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है ना। अब जैसे ये वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ तो देखिए वेव फ्रंट का जो पॉइंट ए है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच कर रहा है और बी पॉइंट तो यहां पड़ा है।
समझ गए ना। मतलब ऐसे दिमाग में बिठा लो कि एक पार्टिकल ए पर है, उसी समय दूसरा पार्टिकल कोई बी पर है, क्योंकि दोनों ए और बी सेम फेज में, तभी वेव फ्रंट है। बी पे जो पार्टिकल है उसको ए डैश तक आना है, तो बी वाला पार्टिकल जब तक ए डैश पे आएगा तब तक जो पार्टिकल ए पर है वो तो इधर रिफ्लेक्ट होकर आगे चलेगा ना। अब हमें पता है सेकेंडरी वेवलेट्स का जो कॉन्सेप्ट था कि जो सेकेंडरी वेवलेट्स होती हैं उनकी वेलोसिटी भी ओरिजिनल वेव के बराबर ही होती है, ऐसा हाइगेंस ने बताया था। समझ गए ना। तो मतलब बी से जो पार्टिकल ए डैश की तरफ रन कर रहा है और ए से जो सेकेंडरी वेवलेट बी डैश की तरफ जाएगी, उन दोनों की स्पीड सेम होगी। सेम स्पीड होने का मतलब है सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि जितने टाइम में बी ए डैश पर आएगा उतने ही टाइम में ए से एमिट होने वाली या रिफ्लेक्ट होने वाली जो सेकेंडरी वेवलेट है इतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करके कहां पहुंच जाएंगे, बी डैश पे। मतलब जो बी ए डैश है वही ए बी डैश होगा। ये तुम्हारे दिमाग में अच्छे से आ जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम थ्योरी भी लिख रहे हैं, साथ साथ आपको भी लिखना है, ठीक है ना। मेरे साथ साथ नोट बनाएंगे। तो इन द फिगर अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी, ये ए बी एक वेव फ्रंट है, ध्यान समझना, इज इंसिडेंट obliquely on the reflecting surface z z डैश। आपको दिख रहा है कि एक प्लेन वेव फ्रंट ए बी जो है ना, ये ए बी किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ऑब्लिक इंसिडेंस हो रहा है। हमने मान लिया पॉइंट ए ऑफ द वेव फ्रंट, ऐसे करो, कोई टाइम ले लो, इंस्टेंट ले लो, लेट एट टी इज इक्वल टू 0। हमने मान लिया टी बराबर 0 पर, कोई इंस्टेंट ले लिया, आप टी ले सकते हो टाइम। द पॉइंट ए ऑफ द वेव फ्रंट touches the reflecting surface and emits secondary wavelets and या reflect लिख सकते हो, reflect secondary wavelets which advanced in the same medium with original wave। मतलब ए से जो सेकेंडरी वेवलेट रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो ओरिजिनल वेव की स्पीड से ही आगे एडवांस्ड होंगी, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं दूसरी, अगर बी को ए डैश तक पहुंचने में टी टाइम लगता हो, लेट टाइम टेकन बाय बी, भाई बी तो यहां पर है ना, जिस समय ए यहां था उस समय बी यहां था, बी को इधर चलना है और ए को इधर चलना है, साथ ही साथ, समझिए ना। बी और ए का इंस्टेंट सेम है, बी को इधर चलना है और ए को इधर चलना है, तो जितना बी इधर चलेगा उतने ही टाइम में ए इधर उतना ही चलेगा, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है, बस ये ध्यान रखना है। मतलब जब तक बी ए डैश पे पहुंचेगा तब तक ए कहां पहुंच जाएगा, बी डैश पे। मतलब अगेन ए डैश और बी डैश का इंस्टेंट सेम ही होगा। मतलब एक ही टाइम पे जब बी ए डैश पे पहुंचेगा तब ए बी डैश पे पहुंचेगा, बस यही ध्यान रखना। मतलब ए डैश बी डैश एक वेव फ्रंट है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों पार्टिकल सेम इंस्टेंट पे पहुंच रहे हैं वहां, तो बस यही ध्यान रखना। लेट टाइम टेकन बाय बी डैश, time taken by b dash in time taken by b in reaching a dash is t। b को a dash तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, t। then
बी ए डैश इज इक्वल टू होगा सी टी, वेयर सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो टी टाइम में बी ए डैश पे पहुंचा, तो उसी टी टाइम में ए कहां पहुंचेगा? बी डैश पे। इन द सेम टाइम सेकेंडरी वेवलेट्स emitted from कहां से? A reaches at B dash. So A dash B dash will be the reflected wave front. बस ये बात आपको समझानी थी कि ए डैश बी डैश एक रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। क्यों? जिस समय बी पार्टिकल ए डैश पे पहुंचा उसी समय ए बी डैश पहुंचा, तो ए डैश बी डैश आर इन द सेम फेज। समझ गए ना? ए डैश बी डैश दोनों ही सेम फेज में होंगे। अब कुछ नहीं करना, देखिए ध्यान से, डायग्राम में वापस आइए। ये इंसिडेंट है, हमने एक नॉर्मल डाला, ये नॉर्मल, ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ध्यान से कि ये क्या हुआ? आई। तो ये बचा वाला पीछे वाला कितना हुआ? 90 माइनस आई। ये वाला अगर ये आई है तो ये 90 माइनस आई, तो ये पीछे वाला वापस कितना हो गया? आई। ये आई है तो ये पीछे वाला 90 माइनस आई, क्योंकि ये वेव फ्रंट परपेंडिकुलर है, ये एंगल पूरा 90, ये आई है 90 माइनस आई। अब ये अगर 90 माइनस आई भी आई, क्योंकि ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है। ऐसे यहां पर आ जाओ, नॉर्मल डालिए, ये एंगल आर है, पीछे वाला 90 माइनस आर और पीछे वाला आर है। अब आपके सामने दो ट्रायंगल हैं, इनका एनालिसिस करना है। इन ट्रायंगल्स कौन कौन से? ए बी ए डैश एंड ए बी डैश ए डैश। दोनों ट्रायंगल को देखिए, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश इज इक्वल टू राइट एंगल। दोनों ट्रायंगल में जो एंगल बी है और एंगल बी डैश ये राइट एंगल है, ठीक है ना? चलिए, हाइपोटोनियस मतलब ए डैश जो है ना, जिसको हम हाइपोटोनियस कहेंगे ट्रायंगल्स की, इज कॉमन। ये ए डैश है ना, दोनों ट्रायंगल्स का हाइपोटोनियस है, इस वाले ट्रायंगल का भी और इस वाले का भी, वो कॉमन है। अब देखिए, साइड ए बी डैश इक्वल टू बी ए डैश, दोनों ही बराबर है, आर इक्वल। मैंने कहा था जितने टाइम में बी ए डैश पे पहुंचा तो सी टी उतने ही टाइम में ए बी डैश पे पहुंचेगा। तो ए बी जो डैश है ना, ए बी डैश है, वो भी कितना होगा? सी टी ही होगा ना। सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो आप देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में एक राइट एंगल है, दोनों एंगल बराबर 90-90, हाइपोटोनियस कॉमन है, साइड सेम है, तो बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट, कॉन्ग्रुएंट है बेसिकली ट्रायंगल। आरएचएस प्रॉपर्टी लग रही, देखो आरएचएस। सो both triangles are similar in all respect। देखिए, मैंने सिर्फ सिमिलर नहीं कहा, both triangles are similar, I am saying that both the triangles are similar in all respect, सभी तरह से समान हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट हैं, राइट। अब जब दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स के सारे एंगल सेम होंगे। सारे एंगल सेम का मतलब ये जो एंगल बी ए डैश है वही एंगल होगा ए बी ए डैश। मतलब थोड़ा मैं साफ कर रहा हूं, जगह नहीं है, आप इसको पॉज करके नोट कर लें। मैं इसको साफ कर रहा हूं, हटा रहा हूं इसको, ठीक है ना? चलिए,
तो हमने यहां पर प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। सो एंगल बी ए डैश इज इक्वल टू एंगल बी डैश ए, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें यही प्रूव करना था कि हाइगन्स प्रिंसिपल पर या हाइगन्स प्रिंसिपल के बेस पे रिफ्लेक्शन को प्रूव करना था, तो हमने आराम से इसको प्रूव कर लिया। अब जो दूसरा हमारा प्रूफ होगा वो होगा एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसको आप लोग नोट कर लें। अब हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी। ये था रिफ्लेक्शन, अगला टॉपिक है रिफ्रैक्शन। तो चलिए इसको साफ करते, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हटा देता हूं मैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन की जगह आ जाएगा हमारा रिफ्रैक्शन। साफ करने में बहुत दिक्कत आ रही बोर्ड को। चलिए साफ तो नहीं हुआ है। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए रिफ्रैक्शन में क्या होता है बेसिकली। रिफ्लेक्शन में तो लाइट रे सेम मीडियम में ट्रेवल करती है, तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती थी, ऐसा हमने बताया था। रिफ्रैक्शन में दो अलग अलग मीडियम होंगे। लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, तो दोनों मीडियम में लाइट की वेलोसिटी अलग अलग होगी, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हुआ। जैसे यहाँ सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो चलिए समझिए क्या होता है। यहां पर भी पहले डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम देन प्रूफ। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। चलिए रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक ले लें। चलिए ये जेड जेड डैश एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। हमने मान लिया ये रेयर मीडियम है। यहां लाइट की वेलोसिटी c1 है और ये डेंसर मीडियम है। यहां लाइट की वेलोसिटी c1 है। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ऐसा हमने सपोज कर लिया। चले वैसे ही एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस तरह से लाइट रे आ रही है, तो हमें सबसे पहले क्या बनाना, वेव फ्रंट। यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, इस पे डाल दिया परपेंडिकुलर ए बी, ये एक वेव फ्रंट हो गया। अब यहां रिफ्लेक्शन नहीं होगा। पिछले डायग्राम में क्या था, इसी मीडियम में वेव रिफ्लेक्ट हो गया। अब क्या होगा, नीचे आएगी। तो ये चूंकि डेंसर मीडियम है, नॉर्मल डालिए। हमने बताया था, या आपको सबको पता है कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्योंकि डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी घट जाती है, तो नॉर्मल तरफ बेंड करा दो। अब समझिए, यहां पर भी वैसे ही समझना है। जिस समय t बराबर 0 कोई भी एक इंस्टेंट ले लें कि वेव फ्रंट जो ए बी है उसका पार्टिकल एक जो है ना वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को टच कर रहा है, तो यहां से जो सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट होंगी वो डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेंगी। और जो पार्टिकल बी है इसको हमें रेयर मीडियम में ही ट्रेवल कराना। अभी बी को तो ए डैश पे आना है ना, ये पॉइंट ए डैश ले लिया। तो अब क्या होगा, मान लो बी ए डैश तक आने में टी टाइम लेता है। अगर ये बी ए डैश तक आने में टी टाइम लेता है, तो ये जो बी ए डैश डिस्टेंस होगी ये तो होगी c1 टी, क्योंकि इस मीडियम में वेलोसिटी लाइट कितनी है, c1। तो टी टाइम में ये यहां से यहां तक पहुंचता। उसी टी टाइम में भाई हमने क्या बताया था कि यहां वाला पार्टिकल और यहां वाला पार्टिकल अगर सेम फेज में होगा, और सेम फेज का मतलब क्या था कि लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल लाइंग एट सेम फेज या इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, ऐसा मैंने पढ़ाया था वेव फ्रंट में। अब यहां पर क्या, मीडियम अलग अलग है।
यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा और यहाँ वाला पार्टिकल इधर कहीं पहुंचेगा, तो ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल सेम फेज होने चाहिए, मतलब जिस टाइम पे ये यहाँ पहुंचे उसी टाइम पे इसको यहाँ कहीं पहुंचना है। अब यहाँ सेम डिस्टेंस तो टेबल होगी नहीं, ये C1t चलेगा बी वाला, ये ए वाला कितना चलेगा यहाँ C2t, ये C2 वेलोसिटी है, C2 कम है भाई, C2 इज लेस देन C1, डेंसर मीडियम में लाइट वेलोसिटी कम है तो ये कम चलेगा, मतलब ये डिस्टेंस और इधर वाली डिस्टेंस सेम नहीं होगी। अब सेम नहीं होगी तो हम अंदाज से कैसे बना दें यार कितनी होगी, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब हमने यहाँ वेव फ्रंट बनाया था इस पॉइंट से इसके परपेंडिकुलर डाला था, तो हमें यहाँ वेव फ्रंट बनाना था, इस पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर डाल दो, इस पॉइंट से यहाँ नॉर्मल डाल दो, इस तरह से। जैसे ही नॉर्मल डालेंगे तो अपने आप में आपको यहाँ वेव फ्रंट दिख जाएगा, ये आर्क बना दो एक, ये पॉइंट आपका बी डैश है। तो आप देख रहे हैं कि ये बी ए डैश डिस्टेंस और ये ए बी डैश दोनों सेम नहीं है। ए बी डैश जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी C2t, ये वाली डिस्टेंस। ये एंगल यहाँ पर 90 का बनाना है, आपको ध्यान रखना। जैसे ही आप 90 का एंगल यहाँ बनाएंगे तो ये डिस्टेंस अपने आप कम दिखेगी, ये वाली कम दिखेगी, ये वाली ज्यादा दिखेगी। तो डायग्राम बना लो, अपन शुरू करते हैं इसको भी, ठीक है ना। चलिए, बहुत आसान है। कंसीडर अ वेव फ्रंट, consider a wave front AB is incident on refracting surface separating two medium having refractive index mu1 and mu2 and velocity of light in these medium is C1 and C2 respectively। हमने सारा एक्सप्लेन कर दिया, आपको बताने की जरूरत नहीं। C1 रेयर मीडियम है, C2 डेंसर मीडियम है। अब वहीं से शुरू करना, t बराबर 0 पर वेव फ्रंट ए बी का जो पॉइंट बी है वो यहां पर और ए टच कर रहा है, ठीक है ना। यहां से सेकेंडरी वेव एमिट होगी और वो C2 वेलोसिटी से इधर ट्रेवल करेगी और ये वाला C1 वेलोसिटी से ए डैश तक आएगा। लेट एट t इज इक्वल टू 0 पॉइंट ए ऑफ वेव फ्रंट touches the refracting surface, and send secondary wavelets in denser medium, which advanced with the speed of C2, which advanced with velocity C2। यहां से जो सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट होगी वो C2 वेलोसिटी से डेंसर मीडियम में जाएगी, और B से जो रेज आ रही हैं या वेव फ्रंट चल रहा है वो C1 वेलोसिटी से चल रहा है। तो B से A डैश तक लो। लेट टाइम टेकन बाय B in reaching A डैश is T। B को A डैश तक पहुंचने में अगर T टाइम लग रहा है, देन बी ए डैश इक्वल टू कितना होगा C1t। बी को ए डैश तक पहुंचने में टी टाइम लग रहा है, तो बी ए डैश कितना होगा C1t। इतने इसी टी टाइम में ए कहां पहुंचेगा बी डैश पे। इन द सेम टाइम सेकेंडरी वेवलेट्स
secondary wavelets reaches at B dash, so A B dash इक्वल टू होगा C2T, A B डैश होगा C2T और B डैश होगा C1T। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो B वाला पार्टिकल है जिस समय A डैश पे पहुंचता है उसी समय A वाला पार्टिकल कहां पहुंचता है, B डैश पे पहुंचता, मतलब A डैश B डैश रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट है। thus A dash B dash will be the refracted wave front, refracted wave front। तो ये थ्योरी थी जो आपने लिखी है। अब हम बहुत छोटा सा जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है जिसको हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते थे उसको हम प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है ना। हटा दें इसको, इस चीज को हटा देता हूं मैं। चलिए साफ कर रहा हूं, नोट कर लिया, ओके। कुछ भी नहीं अब करना आपको, मेन था डायग्राम को समझना। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डायग्राम ही मेन चीजें थी और इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ डायग्राम मेन था। डायग्राम आपने समझ लिया, अब आपको कुछ भी नहीं नया करना है। चलिए थ्योरी में हम ये बताते हैं कि ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, और थ्योरी में कुछ नहीं। अब देखिए ये एंगल आई हो गया इंसिडेंस, ये वाला 90 माइनस आई, ये वाला आई हो गया। इन द सेम वे ये एंगल आर है, ये 90 माइनस आर होगा ये वाला, ये पीछे वाला वापस आर होगा। ये 90 था। अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी ए डैश, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी ए डैश, ए बी ए डैश, यहां से हम साइन आई निकालेंगे। कितना आएगा साइन आई, परपेंडिकुलर मतलब बी ए डैश अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब ए डैश, तो आ जाएगा C1T अपॉन ए डैश, साइन आई आ गया। कोई दिक्कत इसमें, क्योंकि बी ए डैश हम निकाल चुके, ये रहा C1T। अब नीचे वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा वाला, ए डैश बी या ए डैश बी, यहां से हम निकालेंगे साइन आर, वही फार्मूला। आर एंगल, ये एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, ए बी डैश अपॉन ए डैश, ये हो जाएगा C2T अपॉन ए डैश, ये आ गया साइन आर। हमने साइन आई और साइन आर दोनों लगा दिए। अब आप साइन आई अपॉन साइन आर निकाल दो, सो साइन आई अपॉन साइन आर जब हम करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ए डैश कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा, आएगा C1 अपॉन C2। तो हमारे पास आ गया साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये होता है μ2 अपॉन μ1 के। इट इज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं था, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी। मेन था कि आपने डायग्राम अगर सही बना दिया, डायग्राम सही बनाने के बाद एक्सप्लेनेशन यहां पर देना बहुत जरूरी है कि इंसिडेंट वेव फ्रंट कौन सा, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कौन सा है, सेकेंडरी वेवलेट्स का कॉन्सेप्ट देते हुए। उसके बाद दो लाइनों के प्रूफ है। रिफ्रैक्शन में भी कुछ नहीं है, दो ट्रायंगल हमें मिल गए, साइन आई साइन आर निकाल लिया, डिवाइड कर लिया, स्नेल्स लॉ आ गया। रिफ्लेक्शन में भी हमें दो ट्रायंगल मिले थे, सिमिलर ट्रायंगल हमने प्रूफ कर दिए, दोनों एंगल बराबर हो गए थे, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर मिल गया था। तो ये हाइगेंस वेव थ्योरी से एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का आई होप कि आपने समझा होगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वेव ऑप्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो इसको पूरा देखें, पूरा इन द सेंस सारे वीडियो सीक्वेंस में देखें। अगला जो वीडियो आएगा वो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होते हैं,
जो इंटरफ्रेंस के लिए नेसेसरी कंडीशन है, और वहीं पर हम इंटरफ्रेंस को शुरू करेंगे। ठीक है ना। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंटरफ्रेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफ्रेंस, ये हम सारा कुछ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है ना। तो चलिए, कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।